आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजय पांडे। नमस्कार। कहते हैं कि अगर मनुष्य जीत का लक्ष्य ठान ले तो उसे कोई नहीं हरा सकता, और कोरोना महामारी के दौरान ये लगातार हो भी रहा है। जीत का लक्ष्य हमने ठान लिया है, कोरोना महामारी को हम कहीं ना कहीं चकमा जरूर दे रहे हैं। हार तो रहा है कोरोना वायरस। जहां तक देश की बात है, देश में 3 महीने बाद पहली बार एक दिन में कोविड-19 के नए मामले 40,000 से भी कम आए हैं और मृतकों की भी संख्या कम हुई है। भारत को कोरोना विषाणु महामारी के विरुद्ध लड़ाई के हर क्षेत्र में सफलता मिल रही है। निश्चित तौर पर इसका श्रेय अस्पतालों में भर्ती मरीजों की देखभाल करने वाले चिकित्सा कर्मियों सहित महामारी के चिकित्सकीय प्रबंधन और शीर्ष में शामिल केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल को दिया जाना चाहिए। इसके बावजूद भी बहुत से सवाल हैं, बहुत सी भ्रांतियां हैं जिनके जवाब बहुत जरूरी है। और आज के इस कार्यक्रम में कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर परिचर्चा और इस कार्यक्रम में आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर संजय पांडे। डॉक्टर संजय, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। हमारी फोन कॉल्स खुली हैं। अगर हमारे श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। एक और नंबर है जिस पर आप फोन कर सकते हैं, नंबर है 23314444। अगर आप दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना न भूलें। डॉक्टर पांडे, कार्यक्रम में हम सबसे पहले सवाल की शुरुआत यहां से करते हैं कि ओवरऑल संख्या जो है वो कम हो रही है देश में, मगर दिल्ली जैसे जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहां पे लगातार जो है कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या इसे महामारी को तीसरी लहर समझा जाए दिल्ली जैसे शहरों में? हाँ, बिल्कुल ऐसा आप कह रहे हैं कि पूरे देश में मामले कम हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली में अभी केसेस थोड़े बढ़े हैं जी। जैसे हम आज का आंकड़ा देखें तो 5,673 नए मामले आए हैं और ये कुछ दिनों से 4 या 5 दिनों से लगातार 4,000 से ज्यादा केसेस आए हैं जी। तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि यह सर्दी जुकाम का सीजन है जी, और सर्दी जुकाम के सीजन में जैसे बाकी वायरल इलनेसेस बढ़ते हैं जी, और सर्दी जुकाम भी बढ़ते हैं, तो लोग ज्यादा टेस्टिंग करा रहे हैं जी, और ओवरऑल टेस्टिंग भी ज्यादा हो रही है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि आपने देखा होगा कि प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ी है जी। तो प्रदूषण और मौसम में होने वाले परिवर्तन, इनको मैं 2 वजह मानता हूं कि अभी जो दिल्ली में केसेस आए हैं, और आपको ये भी पता होगा कि जो प्रदूषण है और बदला हुआ मौसम है, ये दोनों सांस के मरीजों के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा होता है जी। तो इसमें बहुत ही जरूरी है सतर्क रहने की, खासकर वो लोग जिनको सांस की पहले से बीमारी है, जैसे वैसे पेशेंट जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है या जो इनहेलर का सेवन कर रहे हैं, या जिनकी कोई पास्ट हिस्ट्री रही हो रेस्पिरेटरी इलनेसेस की, तो ऐसे लोगों को थोड़ा ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, मौसम में बदलाव आ रहा है, कोरोना के अलावा कुछ और तरह के संक्रमण भी लोगों को घेर सकते हैं। हम कैसे पता लगाएं कि ये कोरोना से अलग है? मान लीजिए किसी को जुकाम है लेकिन बुखार या सूखी खांसी नहीं होती है, तो ऐसे में क्या ये जो मरीज है वो कोरोना से पीड़ित है? देखिए, ये बहुत ही मुश्किल है कि हम बाकी जुकाम या बाकी जो वायरल इलनेसेज हैं, रेस्पिरेटरी वायरल इलनेसेज हैं, उनको हम कोरोना से डिफरेंशिएट कर पाए ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल ग्राउंड जी। और चूंकि कोरोना वायरस एक नया वायरस है और हमने देखा था कि लास्ट सर्दियों में भी यूरोपियन कंट्रीज में इसका प्रकोप कुछ ज्यादा दिखा था जी। तो यह बहुत जरूरी है कि अगर किसी को भी जुकाम होता है या बुखार होता है तो कोरोना की टेस्टिंग जरूर करा ले जी। इसको हल्के में ना ले, और अगर कोरोना की टेस्टिंग कराता है और वो पॉजिटिव आता है तो अपने आप को आइसोलेट कर ले, और अगर सिम्टम थोड़े ज्यादा सीवियर हैं तो आसपास का जो भी अस्पताल है वहाँ भर्ती हो जाए जी। तो कोई भी सिम्टम अगर अभी रेस्पिरेटरी इलनेस की होती है और साथ में बुखार होता है तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप इसकी टेस्टिंग जरूर कराएं जी। डॉक्टर, किसी को जुकाम है, खांसी है या बुखार है,
कितने दिनों के बाद उसे कोरोना की टेस्टिंग करानी चाहिए? देखिए, अगर आप सिम्टोमेटिक हैं, जैसे आपको फीवर है और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं जैसे जुकाम या खांसी की प्रॉब्लम, तो आप उसी समय करा सकते हैं टेस्टिंग। उसमें वेट करने की जरूरत नहीं है। वेट करने की जरूरत उसको है जहां आपका कांटेक्ट हुआ है, कि कोरोना के पेशेंट से आपका कांटेक्ट है, तो आपको टेस्टिंग 4 से 5 दिन के बाद करानी है, क्योंकि आपको जो सिम्टम आएंगे वो 4 से 5 दिन के बाद ही आएंगे। जी। इस बीच सहारनपुर से, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से मोहम्मद आजम इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रखे हैं पहले कॉलर के रूप में। मोहम्मद आजम, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर जी। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर हमारा सवाल ये है जी जैसा सर ये 60-70 साल की उम्र हो रही है जी हमारे बब्बा की, और वह सिगरेट भी पीते हैं, जो है सांस लेने में तकलीफ है। क्या कोरोना से उन्हें कोई दिक्कत आ सकती है सर? जी, डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं, इनके पिताजी की उम्र 70 साल के आसपास है, सिगरेट पीते हैं, क्या कोरोना से इनको कोई दिक्कत आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। जैसा आपने पुराने प्रोग्राम्स में भी सुना होगा या समाचार पत्र या अलग अलग माध्यम से सरकार बार बार बताते रहती है कि जो भी उम्र दराज लोग हैं, जिनकी उम्र 60 से ऊपर है, जिनको पहले से कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, या जो स्मोकिंग करते हैं, जो भी स्मोकिंग करते हैं उसमें सांस की प्रॉब्लम होना काफी कॉमन है जी, क्योंकि उनके लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है जी। तो जिसमें भी स्मोकिंग की हिस्ट्री है, जैसे आपके फादर आप जैसा बता रहे हैं कि उनको स्मोकिंग करने की आदत है और वो 70 साल की उम्र के हैं, तो उनको बेहद बचाव जरूरी है। और अगर उनमें कोरोना के सिम्टम आते हैं तो उन्हें फटाफट डॉक्टर के पास ले जाने की, और अगर भर्ती करने की जरूरत पड़े तो भर्ती करने की जरूरत भी है जी। तो आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है कि कोरोना के किसी मरीज के संपर्क में ना आए। डॉक्टर साहब, एक शोध से पता चला है कि स्वस्थ हो चुके बुजुर्गों में एंटीबॉडी कम होने लगी है, क्या ऐसा संभव होता है क्या? हाँ, मैंने भी पढ़ा था कि जो बुजुर्ग हैं उसमें एंटीबॉडी कम होने की रफ्तार ज्यादा है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि जैसे जैसे हमारी बॉडी की एजिंग प्रोसेस होती है, एंटीबॉडी बनाने की कैपेसिटी कम होती है जी। तो एक ये भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर पीरियड में, जैसे जो एल्डरली का पीरियड है, उसमें एंटीबॉडी बना ही कम हो जी, और अगर कम बना है तो वो कम भी जल्दी होगा जी। डॉक्टर ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर कोरोना का जो एंटीबॉडीज है वो कम बना है या ज्यादा बना है? इसकी कोई लिमिट भी होती है क्या? यस, जब हम कोरोना एंटीबॉडी की टेस्टिंग करते हैं जी, तो उसमें हम एक टाइटर देते हैं जी, और उस टाइटर से पता चल सकता है कि हमारे अंदर एंटीबॉडी की मात्रा क्या है जी। तो इसे हम पता लगा सकते हैं। किसी को अपने अंदर एंटीबॉडीज की मात्रा पता चलती है और उस रेंज से अंदर होती है, उसके बावजूद फिर लोग करते हैं कि बिना मास्क के घूमने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो हमारे अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी है और बहुत अधिक मात्रा में है, तो हमें कोरोना नहीं हो सकता। क्या ये सत्य है? देखिए, अभी आपने जैसा बताया कि एल्डरली पेशेंट्स में कम एंटीबॉडी फटाफट कम हो रही है जी। इसी तरह कुछ पर्टिकुलर एज ग्रुप में भी, जैसे यंगर पेशेंट्स में भी कई स्टडी जैसी आई है कि एंटीबॉडीज तो बन गए लेकिन एंटीबॉडीज कुछ हफ्तों में ही गायब हो गई। तो अगर आपकी टेस्टिंग में एंटीबॉडी पॉजिटिव आई भी है तो भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है जी। और अगर आप सतर्क नहीं रहते हैं, लापरवाह रहते हैं, तो हो सकता है कि आपको कोरोना का रीइंफेक्शन भी हो जाए। इस बीच एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, प्रतापगढ़ से कलिका मिश्र। कलिका जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। जी नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ कि फर्श और फर्नीचर को सैनिटाइज करने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाए और किस मात्रा में, जैसे 1 लीटर में 2 ml या 5 ml? जी, डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि फर्नीचर और फर्श को सैनिटाइज करने के लिए किस केमिकल का उपयोग किया जाए और कितनी मात्रा में उसका उपयोग किया जाए? देखिए, फर्नीचर को भी हम जो सैनिटाइजर घर में यूज करते हैं उससे भी हम सैनिटाइज कर सकते हैं जी। और अगर आपका फर्नीचर घर में है तो उसको रोज सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं है जी। तो अगर कोई बाहर से मेहमान आता है और आपको लगता है कि उसमें कोरोना के लक्षण हो सकते हैं
तो उसको फिर सैनिटाइज करने की जरूरत है। बार बार रोज रोज सैनिटाइज करने से उसमें कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। बाड़मेर से शब्बीर कुमार अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ रहे हैं। शब्बीर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो जी, नमस्ते सर। नमस्कार, क्या सवाल है शब्बीर जी आपका? सर, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि मास्क कौन सा लगाना चाहिए और मास्क लगाने का प्रॉपर तरीका क्या होता है? डॉक्टर साहब, ये बहुत ही आम सवाल है। ये जानना चाहते हैं कि कौन सा मास्क लगाया जाए और क्या मास्क लगाने का सही तरीका है। इन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है जी। और सबसे जो बेहतर मास्क है वो N95 मास्क है जी। N95 मास्क बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है मार्केट में। और N95 मास्क की सबसे जो अच्छी बात यह है कि इसको यूज करना इजी है। जी। और जब भी इसको आप यूज करें तो उसमें एक निशान होता है। उस निशान को देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये नाक के ऊपर जाएगा। जी। तो इसको निशान को देख के जैसे ही आपने इसको सही तरीके से यूज कर लिया तो इस बात का ख्याल रखें कि आपका नाक और मुंह दोनों अच्छी तरह से कवर हो। जी। क्योंकि हमने देखा है कि लोग मास्क पहन तो लेते हैं लेकिन या तो उनका नाक खुला है या मास्क नाक के नीचे हैंग कर रहा है। जी। उससे कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या इस N95 मास्क को दोबारा से यूज किया जा सकता है धो के? यस, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अगर आपका मास्क यूज करते हैं तो 1 या 2 दिन पे उसको आप धो लें और धो के उसको आप जरूर दोबारा यूज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसको किस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है? इसको जैसे हम हॉस्पिटल्स में हमारी एक डिस्पोजल की एक प्रक्रिया होती है। जी। लेकिन अगर आप घर में यूज करते हैं तो जैसे बाकी चीजें डिस्पोज कर रहे हैं इसको भी डिस्पोज कर सकते हैं, इसमें कोई। जी। इस बीच जोधपुर से राजाराम हमसे जुड़ रहे हैं। राजाराम जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या सवाल है आपका? जी सर, नमस्कार। और डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। जी, नमस्कार। जी, मेरा सर क्वेश्चन है कि क्या लगातार काढ़े का सेवन करने से करते हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्या? उसके मतलब जो काढ़ा पीते हैं तो वो गर्म होता है तो उससे स्वास्थ्य पे विपरीत कोई प्रभाव पड़ सकता है क्या? डॉक्टर साहब, काढ़े का प्रभाव पूछ रहे हैं। हालांकि जितने भी काढ़े होते हैं आयुर्वेदिक में उन्हें गर्म माना जाता है, तो क्या इसका कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकता है? देखिए, अगर आप काढ़े को पीते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी। अगर आप बहुत ज्यादा गर्म काढ़ा पीते हैं तो उससे हो सकता है कि आपको इसोफेजाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। जी। कि जैसे छाले पड़ जाना या इसोफेगस में इन्फ्लेमेशन हो जाना। तो आप जो भी काढ़ा पीते हैं उसको गुनगुना पानी में पिए, बहुत ज्यादा गर्म पानी में ना पिए। जी। अचानक ही काढ़े का और हल्दी, अदरक, लहसुन, आंवला, अजवाइन इन सब का उपयोग जो है बहुत बढ़ गया है, लेकिन सब कुछ आपको सीमित मात्रा में लेना है। डॉक्टर, एक सवाल जहन में आ रहा है और लगातार लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या कम भूख लगना भी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं? देखिए, आप कोई भी वायरल इलनेस लीजिए, चाहे वो डेंगू हो चाहे वायरल फीवर हो, हर किसी वायरल इलनेस में कुछ सिम्टम्स कॉमन होते हैं। जी। जैसे हेडेक, फीवर, बॉडी एक, भूख कम लगना, डाइजेशन में प्रॉब्लम, तो बिल्कुल हो सकता है। कम भूख लगना भी एक कोविड-19 का सिम्टम हो सकता है। इस बीच जयपुर से कैलाश शर्मा हमसे जुड़ रखे हैं। नमस्कार कैलाश जी। सुन लो मैं। हेलो। कैलाश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या सवाल है आपका? हेलो कैलाश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, नमस्कार। नमस्कार, क्या सवाल है आपका कैलाश जी? हमारा सवाल ये है कि मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, मुझे मालूम है आप राजस्थान से बात कर रहे हैं। तो हम क्या कि पॉजिटिव हो गए थे दोनों। जी। हमारी मिसेज भी मैं भी। जी। तो ये आपका 25 अगस्त को और फिर 1 अगस्त को 1 सितंबर को हमको डिस्चार्ज कर दिया वहाँ से। जी। लेकिन अभी कमजोरी बहुत हो रही है सर, क्या करें? जी। डॉक्टर साहब, इनको पोस्ट कोविड सिम्टम है, कमजोरी बहुत हो रखी है और ये 1 सितंबर को इन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया था, यानी कोविड के नेगेटिव रिपोर्ट भी आ गई थी। अब इनकी कमजोरी और ये सब कैसे दूर हो? हाँ, इन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। जी। मालूम होगा कि कई अस्पतालों में जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज,
और हमारे यहाँ मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में भी पोस्ट कोविड केयर ओपीडी चालू हुई है, क्योंकि कई ऐसे पेशेंट हैं जो कोविड से तो निकल गए, लेकिन उसके बाद उसमें कुछ समस्या जैसे थकावट आना, पैर हाथों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, तो इस तरह की समस्याएं काफी कॉमन है। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो पास में जहां भी पोस्ट कोविड केयर ओपीडी की सुविधा है वहां आप जाएं और जाकर अपने डॉक्टर से बात करें और आपके डॉक्टर आपको बिल्कुल सही राय देंगे। डॉक्टर पांडे, अक्सर ये देखा गया है कि किसी व्यक्ति में बुखार 99 यानी 99 डिग्री तक पहुंचता है तो उसे डर लगता है कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया और वो तुरंत बुखार को कम करने की दवाई ले लेता है। क्या ये सही है? अगर जैसे बॉडी का टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर है 98.4, 98.6 है, तो अगर आपको 99 टेम्परेचर है तो उसमें पैरासीटामोल या बुखार कम करने की कोई भी दवा लेने का कोई मतलब नहीं है जी। हाँ, अगर आपको फीवर 100 के आसपास है और साथ में कुछ और सिम्टम्स हैं जैसे हेडेक है, बॉडी एक है, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से दवा ले सकते हैं। लेकिन चूंकि ये कोविड का सीजन है, अगर आपको बुखार 100 से ऊपर आ रहा है, साथ में और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, तो आप कोविड की टेस्टिंग जरूर कराएं। इस बीच हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से विनोद कुशवाहा हमसे जुड़ रखे हैं। विनोद जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर जी। नमस्कार, कहिए क्या सवाल है आपका? मैं राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश से विनोद कुशवाहा बोल रहा हूँ। अच्छा जी, कहिए। मेरा सवाल था सर जी, मेरे चाचा की लड़का है, वो 5-6 साल का, तो उसे खांसी जुकाम मतलब कोरोना के लक्षण समझ में आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे राठ में इलाज करवाया है तो वो कह रहे हैं मतलब कोरोना की जांच करवा लें, तो उचित है कि ना करवाएं सर? डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं, बुखार है और दूसरे लक्षण भी है, तो क्या ये कोरोना की जांच करवाएं? उम्र 5 या 6 साल है। बिल्कुल करवाना चाहिए, और अगर आप डॉक्टर राय दे रहे हैं तब तो जरूर कराना चाहिए जी। डॉक्टर साहब, कोरोना के कारण कई महीनों से बच्चे कंप्यूटर और मोबाइल पर ऑनलाइन पढ़ाई कर रखे हैं। ऐसे में उनकी आंखों पर असर होना बहुत स्वाभाविक है। ऐसे में आप क्या सावधानियां बरतने को कहेंगे? देखिए, अभी जो आपका सवाल है उसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस भी जारी की हैं जी कि किस क्लास के बच्चे को कितनी देर हम ऑनलाइन क्लासेस अलाउ कर सकते हैं। क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चे चूंकि ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो उसमें विजन के प्रॉब्लम या और सारी प्रॉब्लम जो कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो काफी बढ़ गई हैं। तो उसमें जो भी छोटे बच्चों की जो क्लासेज हैं उसको बहुत ज्यादा ड्रैग करना, बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग करने से कोई फायदा नहीं है जी। उसको हम शॉर्ट ड्यूरेशन की क्लासेज रखें, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने गाइडलाइन में इसको विस्तार से बताया भी है। हाँ, जो बड़े बच्चों की क्लासेज हैं वो क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर कुछ सिम्टम आते हैं, आप देखते हैं कि बच्चे को स्क्रीन से कुछ प्रॉब्लम हो रही है या उसका विजन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो बेहतर है कि आप अपने आंख के डॉक्टर से मिलें और देखें कि उसके आंखों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या चश्मे का कोई नंबर तो नहीं आ गया है। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे को चश्मे का नंबर हो और जिसकी वजह से उसको आंख में प्रॉब्लम आ रही हो। तो बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर से मिलकर देखें कि अगर कोई रिफ्रैक्शन प्रॉब्लम है, जैसे चश्मे की प्रॉब्लम है, तो उसको आराम से ठीक किया जा सकता है। दिल्ली से वजीर अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। वजीर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं ये जानना चाह रहा था सर कि मुझे 4-5 दिन पहले जो था ना, काफी खांसी भी हो रही थी और नाक से पानी भी बहुत सारे बह रहे थे। वो तो सही हो गए 4-5 दिन पहले। अब क्या हो रहा है कि जब खांसी हो रहा है ना तो उसके अंदर से बलगम आ रहा है, और जो बलगम आ रहा है वो पीला सा आ रहा है। तो कल मैं डॉक्टर साहब से सुने थे कि अगर कोई बलगम पीला सा आ रहा है तो उसे निमोनिया का शिकायत है। ना तो मुझे सांस लेने में कोई दिक्कत है, ना ही तो मेरे बुखार है, कुछ भी नहीं। इन सब सिस्टम से पहले हमने जांच भी कराया था तो बिल्कुल सही है। तो मैं ये पूछना चाहता डॉक्टर साहब से, क्या अगर इस तरह से मेरा सिस्टम आ रहा है तो क्या मैं कोरोना जांच करा सकता हूँ दोबारा? डॉक्टर साहब, इनके जो लक्षण है जानना चाहते हैं कि क्या ये जो सब लक्षण है वो कोरोना के हो सकते हैं, क्या वो दोबारा जांच कराएं? नहीं, जो भी आपके सिम्टम है जैसे पीला बलगम आना, ये किसी भी वायरल इलनेस में हो सकता है जी। तो बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर से के पास जाएं और डॉक्टर से बात करें, और अगर आपका डॉक्टर एडवाइस करता है तो आप जरूर कराएं। आप अपनी मर्जी से कोई जांच ना कराएं, अपने डॉक्टर के सलाह से ही जांच कराएं।
इस समय आप सुन रहे हैं कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। हमारे साथ हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर संजय पांडे। अगर आपके कोई सवाल हैं, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, तो आप टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं। फोन नंबर है 1800-115767 पर। इसके अलावा आप 23314444 पर भी फोन कर सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 पर लगाना ना भूलें। इस बीच सागर से अशोक कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। अशोक जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या सवाल है आपका? सर जी नमस्कार। नमस्कार। अशोक कमल नामदेव, ग्राम पोस्ट पापेट, तहसील सागर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। सर जी, है कि ठंड लेके बुखार आता है और खांसी भी आती है, सिर में दर्द होता है, हाथ पैरों में, तो क्या है कोरोना के लक्षण हो सकते हैं क्या? ठंड लगने के कारण डॉक्टर इनको बुखार आया है और बाकी सारे सिम्टम्स इनको बुखार के हैं, बदन में दर्द भी है, तो क्या इन्हें कोरोना हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और इनको, चूंकि कोरोना का सीजन चल रहा है, इनको टेस्ट कराना चाहिए और अपने डॉक्टर के राय से, आप जो भी आसपास में जो भी डॉक्टर है उनसे मिलिए और उनकी राय से ही आप टेस्ट कराएं, क्योंकि बुखार एक सिम्टम हो सकता है कोरोना का। डॉक्टर साहब, कोरोना से संक्रमण से बचाव के लिए लोगों में ग्लव्स को लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ग्लव्स पहनना चाहिए और कभी ये रिसर्च आती है कि ग्लव्स नहीं पहनना चाहिए। कहाँ तक ये सही है? देखिए, अगर आप जैसे डॉक्टर हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करते हैं या पैरामेडिकल स्टाफ हैं, तो वहाँ ग्लव्स पहनने का औचित्य है। या अगर आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, जैसे बैंक में काम कर रहे हैं, जहां आप कई सारे पब्लिक को बार बार डील कर रहे हैं, तो वहां भी ग्लव्स पहना जा सकता है। लेकिन अगर आपकी कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है, आप नॉर्मल घर में रह रहे हैं या ऑफिस में भी जा रहे हैं, तो वहां ग्लव्स पहनने की कोई जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के रीवा से रामजी गर्ग अपने सवाल के साथ हमारे साथ हैं। रामजी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या सवाल है आपका? राम राम सर जी, और डॉक्टर साहब को भी राम राम। जी राम राम। जी जी। मैं खैर मजियार, जिला रीवा, मध्य प्रदेश से पंडित रामजी गर्ग बोल रहा हूँ। जी कहिए। सर, प्रश्न ये है कि हम जानना चाह रहे हैं कि कोरोना की जांच क्या निःशुल्क होती है अथवा शुल्क लिया जाता है? डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं, कोरोना की जांच निःशुल्क होती है या कोई शुल्क लिया जाता है? देखिए, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जी, वहां पर कोरोना की जांच फ्री होती है। लेकिन सरकार ने इस तरह के भी प्रबंध किए हैं कि अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते और आपको सिम्टम है, जांच खुद कराना चाहते हैं, तो आप किसी भी प्राइवेट लैब में जहां पर इस जांच की सुविधा है आप करा सकते हैं। ऐसा आपकी सुविधा के लिए किया गया है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कोरोना की जांच फ्री होती है। डॉक्टर साहब, कोरोना से बचने के लिए खुद को आइसोलेट कर लेना एक आम बात है और ये सुनने में भी बहुत आसान लगता है, लेकिन घरों में बहुत सीमित जगह होती है, तो घर के अन्य सदस्यों को कोरोना होने से कैसे बचाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल आपका कहना सही है। जैसे भारत जैसे देश में जहाँ फैमिली बड़ी है और जगह कम है और पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वहां पर ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। और जैसे कई घर हैं जहां पर एक बाथरूम है और बहुत सारे लोग हैं घर में, तो वहां एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कैसे आइसोलेट किया जाए। जी, तो वहां बेहतर यही है कि आप जैसे जिसको भी कोरोना के सिम्टम आते हैं उसको आप एक किसी कमरे में डाल दें और बाकी जो भी घर में उपलब्ध जगह है, जैसे आपका ड्राइंग रूम है या जो भी जहां भी उपलब्ध जगह है, वहां आप अपने आप को सीमित कर लें, क्योंकि ये 2 हफ्ते आपको करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो घर के बाकी सदस्य भी उससे इफेक्टेड हो जाएंगे। इस बीच जनार्दन द्विवेदी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। जनार्दन जी, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल ये है कि जब हम अपने ऑफिस में बैठते हैं तो हमारी स्कूल सुरक्षा अधिकारी की ड्यूटी है साहब जी, तो पेरेंट्स से वो जो लैंडलाइन नंबर है उससे बात करानी पड़ती है, प्रिंसिपल से या टीचरों से जी, तो उनके हाथ भी लगते हैं और मुंह से जब बात करते हैं तो अधिकांश पेरेंट्स जो है बात साफ नहीं निकलती है तो मास्क हटा लेते हैं जी। तो हम
फोन को उपयोग में जब लाते हैं तो हम किस तरीके से अपने आप में सुरक्षित रहें, क्योंकि हमारी दूरी का डिस्टेंस भी उतना नहीं रह पाता है जितना जो हमारी जो सरकार बताती है, जितने डॉक्टर लोग बताते हैं कि 6 फुट की दूरी रखो, तो वो 1.5 फुट की दूरी रह जाती है साहब। जी डॉक्टर साहब, इनका कहना है कि एक फोन पे जब ये बात करवाते हैं पेरेंट्स की उच्च अधिकारियों से तो वो लोग फोन को छूते हैं और मास्क उतार कर बात करते हैं, दूरी भी कम रह जाती है। ऐसे में किस तरह से अपने आप को भी बचा सकते हैं? देखिए, इसमें बेहतर मेरी जो राय है कि स्पीकर का यूज कर सकते हैं। और अगर स्पीकर का यूज करेंगे तो 2 चीजें होंगी। पहला कि कोई बार बार छुएगा नहीं, उससे आवाज साफ आएगी। और अगर बोलता भी है तो फोन के बहुत ज्यादा पास जाके नहीं बोलेगा। तो एक सिंपल सॉल्यूशन यही है कि आप स्पीकर का यूज करें। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस के गंभीर मरीजों को बचाने के लिए कई तरह की थेरेपियां इस्तेमाल में लाई जा रही हैं। हालांकि उनमें से कई जो है वो भी सिर्फ परीक्षण के दौर में हैं। मरीजों के ठीक होने की कितनी संभावना इनसे हो सकती है और ये टी सेल थेरेपी क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, ऐसा है कि अभी कई तरह के जो इलाज हैं वो अभी परीक्षण के दौर में है। आपने जैसे कहा, जैसे वैक्सीन है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अभी वैज्ञानिक बनाने के लिए जैसे अभी आपने देखा होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना के लक्षण आए थे तो उन्हें एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दी गई थी। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कई तरह की जो एंटीबॉडीज कोरोना के इन्फेक्शन के दौरान प्रोड्यूस होती हैं, तो उससे मिलती जुलती एंटीबॉडी बनाई जाती है। और उस एंटीबॉडी का टारगेट यही होता है कि कोरोना का इन्फेक्शन होने के बाद हम उसका फर्दर प्रोग्रेशन को रोक दें। तो बेसिकली जो टी सेल एंटीबॉडीज है या जो भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, सारे उसी दिशा में प्रयास है। अभी कोई भी एंटीबॉडी या कोई भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फेज 3 ट्रायल से बाहर नहीं आई है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब इसमें हम आगे चर्चा करेंगे। इस बीच एक कॉलर हमसे जुड़ रखे हैं, सुदेश कुमार हैं दिल्ली से, और ये इस कार्यक्रम का हमारा आखिरी कॉल है। आइए सुनते हैं क्या सवाल है इनका। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, मुझे टाइफाइड हुआ था तो मैंने टेस्ट करा तो टाइफाइड निकला इसमें। तो ये बताइए, मैं इसमें कोरोना का टेस्ट कराऊं या नहीं कराऊं? मैं डॉक्टर साहब, इनको टाइफाइड निकला है, क्या ये कोरोना का टेस्ट कराएं या नहीं? देखिए, अगर आपको टाइफाइड है तो जो टाइफाइड के सिम्टम है थोड़े डिफरेंट तरह के होते हैं। और आप अपने डॉक्टर को दिखा चुके होंगे, आपके डॉक्टर ने कुछ सिम्टम साइंस देख के ही टाइफाइड की टेस्ट कराई होगी। तो आप अपने डॉक्टर के विवेक पे छोड़ दें, उनके क्लिनिकल इक्विपमेंट पे छोड़ दें कि कोरोना का टेस्ट कराना है नहीं कराना है। अगर आपके डॉक्टर कहते हैं तो आप कराइए, नहीं कहते हैं तो मत कराइए। इस समय डॉक्टर संजय पांडे हमारे साथ हैं कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, अब वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा, हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे कोरोना से बचाव के लिए और सावधानियां बरतने के लिए? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि कोरोना को लेके अखबारों में, मीडिया में और आसपास कई तरह की भ्रांतियां हैं और कई तरह के गलत सूचनाएं हैं, कई तरह के ऐसे मिसगाइडिंग इंफॉर्मेशन है। तो उनसे बचने की कोशिश करें और उनको स्प्रेड न करें। और जो भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है उसको स्प्रेड करें। और लोगों में इस बात के लिए जागरूकता लाएं कि लोग मास्क पहने, 2 गज दूरी रखें और छोटी छोटी सावधानियों को आप अपने निजी जीवन में लाने की कोशिश करें। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप अपने डॉक्टर से पूछें और आपके डॉक्टर जैसी राय देते हैं उसको फॉलो करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए और सभी सवालों का जवाब देने के लिए। जी धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर संजय पांडे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।